हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। ये मॉडल पेपर 2 है, यानी कि ये सेट नंबर 2 है। फर्स्ट मैंने करा दिया 100 क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखें अभी तक तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रही है ये, तो आप ज़रूर से देख लें उसे। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो चलिए बिना विलंब के सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है आज का कि पुराने हिंदी नामकरण किसने किया है। तो पुराने हिंदी नामकरण किसने किया है, तो ये किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बताते चलूँ कि ये जो प्रश्न पत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी टीजीटी पीजीटी या 6 to 8। तो यहाँ पे जो मैंने प्रश्न रखा है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव के तौर पे भी मैंने लिया है। सॉरी, तो वो सब्जेक्टिव के तौर पे भी मैंने लिया है। तो आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी नहीं देखना है प्रश्न को, क्योंकि डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसी तरह से मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया है, तो आप इसको अच्छे से देखें। दूसरा प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है। यहाँ पे आपको असंगत बताना है कि असंगत कौन सा है। तो देखते हैं कि पहला है कि हमीर रासो चंद्र जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक यह पद प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है। तो ये तो सही है। दूसरा है कि चंद्रवरदाई कृत परमाल रासु। तो चंद्रवरदाई ने परमाल रासु नहीं लिखा है, तो यहीं पे ये गलत हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो बी ही आपका यहाँ पे पहला ही बी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। खुमान रसों के रचयिता कौन है, तो दलपत विजय है। तो यहाँ पे आपको साथ साथ देखना है कि एक प्रश्न के साथ कितने प्रश्न आपका यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें जो है ये 9वीं शती के अंतर्गत जो खुमान के युद्ध का यहाँ पे वर्णन मिलता है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इसमें प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है, तो सही है। चलिए अगला है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग यानी कि उनके मित्र भी माने जाते थे और उनके समकालीन भी थे। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन गलत होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। इसमें भी असंगत आपको पहचानना है, तो वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। तो ये सही होगा, क्योंकि कहा है राजशेखर ने। बी ऑप्शन है कि 8वीं शताब्दी में वाक्य पतिराज ने प्राकृत महाकाव्य को क्या कहा है, तो गौड़ बहु में प्राकृत को जनभाषा कहा है। तो ये जो है ये भी सही ही होगा, हाँ कहा है, तो ये भी सही होगा। सी ऑप्शन है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मागधी, प्राच्य, अवंतिजा, सौरसेनी, अर्धमागधी वाहिका का दक्षिणात्य की गणना की है। तो ये गलत होगा, सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भामा ने किया था। ठीक है, भामा ने किया था। और बाकी बात जो है, वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश में महाराष्ट्री पैसाची, मागधी और शोरसेनी का उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वायु नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है रूढ़ नहीं है। तो ये जलद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तो ये अरबी हो जाएगा, अरबी भाषा का मूल शब्द है। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने 1 कराया था उसमें भी ये प्रश्न थे। तो ये 9 है टोटल माने हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य, काफी प्रचलित ये पूछे जाते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है हेमचंद्र। आगे है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ठीक है, यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो ये संवादात्मकता नहीं होती है, बाकी बात निबंध में आवंती होती है, विचारात्मकता होता है और आत्मव्यंजना भी पाई जाती है, लेकिन संवाद नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो त्रिशंकु एक कहानी भी है, त्रिशंकु एक काव्य संग्रह भी है और त्रिशंकु एक नाटक भी है। तो एक नाम से 3 रचनाएं हैं 3 विधाओं में, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये किसके हैं? तो ये ब्रजमोहन शाह के नाटक हैं, तो ध्यान रखना है। और आप जरूर से कमेंट कर बताएं कि ये त्रिशंकु जो कहानी और काव्य संग्रह हैं किसके हैं। तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं ये सीरीज ही बंद कर दूंगी, तो आप कमेंट किया करें, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? तो असंगत कौन सा है? तो संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है कि आचार्य कुंतक ने विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया है। तो ये नहीं किया है क्योंकि ये वामन जी ने किया था, ठीक है, वामन जी ने किया था। आगे है कि वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि स्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है कि आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन ने वाचक चारुत्व हेतु कहा है। तो ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत को बताना है। तो असंगत आपको बताना है। तो शब्दार्थो काव्यम, तो ये रुद्रट का है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। शब्दार्थ शरीर तातत्व काव्यम, तो ये आनंदवर्धन का है, जिसका मतलब है जो देख लेते हैं कि शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। तो बिल्कुल सही है। तद दोषो शब्दार्थो शगुनालंकृति पुनः क्वापि, तो ये भरत मुनि का नहीं है, ये किसका है? तो ये मम्मट का है, ठीक है, मम्मट का है, तो ध्यान रखना है। और शब्द और अर्थ संगीति जिसमें दोष ना हो, गुणों से युक्त, कभी कभी अलंकृत हो, वह काव्य है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असंगत बताना है यहाँ पे आपको। तो असंगत देख लेते हैं। सॉरी। साहित्य में यथार्थवाद का आरंभ आदर्शवाद एवं स्वच्छंदतावाद के समर्थन में हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं हुआ था समर्थन में, उसके विरोध में हुआ था, ठीक है। तो साहित्य में जो यथार्थवाद का आरंभ हुआ था वो आदर्शवाद एवं स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ था, समर्थन में नहीं हुआ था। और बी देखते हैं ऑप्शन, काव्य या कला के संदर्भ में यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में कार्वे, ठीक है, ध्यान रखना है, 1855 ईस्वी में कार्वे ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी में किया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि यथार्थवादी कला का आरंभ 1856 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लाब्रेट का प्रसिद्ध उपन्यास मैडम बावरी के प्रकाशन से माना जाता है। तो यथार्थवादी कला का आरंभ 1856 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लाब्रेट का प्रसिद्ध उपन्यास मैडम बावरी के प्रकाशन से माना जाता है। और डी है कि इसके उपरांत
बाल्जाक और जोला ने यथार्थवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी कि उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो क्या है? तो ये असमंजस की स्थिति में लेखक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश। तो उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो है ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने कहा है ये। अगला कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। तो किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन किन को पाल कर बैठी थी। तो ये मुर्गे और तीतर को पाल कर बैठी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। यहाँ पे प्रतिकूल ध्यान रखना है, अनुकूल नहीं पूछ रहा है, प्रतिकूल पूछ रहा है। तो क्या थी? तो वो थी इतिहास चक्र। ठीक है, प्रतिकूल थी इतिहास चक्र के। आगे है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था। तो ये बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। काफ़ी फेमस हैं बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और उनका अनिस्थिरता वाला। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये केंद्रवाद नहीं है, बाकी बात विकेंद्रीकरण है, विखंडन है और स्थानीयता है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था। तो वो थी, क्या थी? तो वो तो वो लोकतंत्र ही था। चलिए इस पर देख लेंगे क्योंकि इसका एक ऑप्शन ही गायब है और वही सही था इसमें, तो इसको स्टार लगा कर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसमें देखते हैं। तो पहला है कि वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि 1717 में है, ठीक है, 1617 या 1717 ही होगा, में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखना इनके ग्रंथ को। अगला है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मत का एक महत्वपूर्ण कारण था। तो ये जो होगा आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये गुरु शिष्य नहीं थे, ये फ्रेंड थे। तो ये यहीं पे आपका गलत हो जाता है। अगला है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। तो बिल्कुल सही है। ये आप कोटेशन ये जो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं यूजीसी नेट के, तो यहाँ पे आपको अवश्य कर देखना है और पीजीटी और टीजीटी और 6 to 8 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पे आपका बहुत प्रश्न तैयार हो रहे हैं डीपली। तो चलिए जो डी ऑप्शन है कि कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जना के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि सीताहरण तात तनी कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है। तो ये जो ध्वनि है ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित काव्य का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। तो किस में किया गया है। तो ये लाल पसीना में किया गया है जो कि अभिमन्यु अनंत का है। अगला प्रश्न है कि लाला वज्र किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं।
तो ये हैं परीक्षा गुरु। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो कौन नहीं है ललित निबंधकार? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी बाद आपके विद्यानिवास मिश्र होंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी होंगे और कुबेरनाथ राय भी होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने का निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो ये था छात्र धर्म का अभाव, ठीक है, छात्र धर्म का अभाव, क्षत्रिय धर्म का अभाव होगा, छात्र नहीं होगा यहाँ पे। और बाकी बात ये सारे थे गुरुकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार का नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, तो ये सभी था। डी आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो बाकी तीनों सही है, संबंधित है स्कंदगुप्त नाटक से। बाकी जो डी है ऑप्शन वो गलत है। आगे है कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने का निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं था? तो ये वही ऑप्शन है, रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो कौन से सुझाव दिए गए हैं? तो सुझाव दिए गए थे कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तो बी ऑप्शन यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तो कौन सा है? शायद यहाँ पे उल्टा हो गया है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, सही ही है। चलिए, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण, तो तालव्य वर्ण जो होगा आपका, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि च हो जाएगा, त हो जाएगा, ट हो जाएगा, और नहीं ट नहीं होगा, तो ये छोड़ा के बाकी बात ज हो जाएगा। तो इसमें 1 और 4 भी है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यानी कि 1 और 4 यानी च और ज, बाकी बात त हो गया अलग और ट हो गया अलग, तो ये दोनों नहीं होगा, बाकी बात आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया यहाँ पे, तो देख लेते हैं। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, ये बिल्कुल सही है। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए ये कॉलेज का स्थापना किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे है ऑप्शन है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बात नहीं था। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना को भी। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में कयामत का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम में है, जो कि अमीर खुसरो जी का ग्रंथ है। आगे है ऑप्शन, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? तो फिर वही असंगत वाला है, तो इसमें ज़्यादा देखना पड़ता है अच्छे से। तो हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी से माना जाता है, जो कि गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती इंदुमती जो कि 1901 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, तो ये सही है बिल्कुल। तो 1901, कभी कभी 1900 दिया रहता है, लेकिन 1901 भी दिया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बुक से लिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे है
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 ईस्वी है, हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न के साथ मैंने जो ऑप्शन रखे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह आपके कई प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैराथन कराएगा तो उसमें आपके 50-100 प्रश्न कराएगा, और जो मैं करा रही हूँ उसमें एक साथ आपके 100-150 प्रश्न तैयार हो रहे हैं और ज़्यादा भी। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से यहाँ पे सब्जेक्टिव भी आपके तैयार हो रहे हैं साथ साथ। और डी ऑप्शन जो है, राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की दुलाई बाई, जो कि 1907 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1907 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो ये बिल्कुल सही है। तो जितने भी कहानीकार और किन्होंने क्या कहानी माना है तो सब देख लिया हमने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत कथन कौन सा है? तो कौन सा असंगत कथन देख लेते हैं। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्य के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई है। अगला है कि किंतु उनके जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। तो ये गलत होगा आपका, ठीक है। यह प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग्य है। तो ये डॉक्टर बच्चन जी का कथन है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो यहाँ भी वही असंगत ही आपको ढूंढना है। तो देख लेते हैं इसमें संगत कौन कौन से हैं। तो पंत ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास, तो ये गिरधर दास तो भारतेंदु के पिता थे। तो ये कहाँ से आ गए? तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है। तो बाकी सही होगा। तो सही देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन 1883 से 45 के बीच को मध्य को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा, स्वयं का विद्या सुंदर को और तीसरा श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। तो भारतेंदु जी जो थे उन्होंने सबसे पहले शकुंतला नाटक को लिया है, दूसरे स्थान पर अपने स्वयं के नाटक को, और तीसरे स्थान पर श्रीनिवास कृत नाटक को, और चौथे स्थान पर हिंदी का दूसरा नाटक विद्या सुंदर, ठीक है। और तीसरे में विद्या सुंदर को यहाँ जो पहला होगा यहाँ पे जो नहुस होगा, ठीक है, तो जो कि इनके पिताजी का है। तो यहाँ पे शायद छूट गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो डी ऑप्शन है। तो जयशंकर प्रसाद को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। तो क्या है देखते हैं। तो असंगत, यहाँ तो सब संगत दिख रहे हैं। चलिए ये प्रश्न बाद में देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर का, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि कौन कौन है तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रगतिवादी कवि को देखना है। तो नागार्जुन जो कि 1912 से 98 तक हैं। केदारनाथ अग्रवाल 1921 से 21 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। 2000 त्रिलोचन 1917 से 2007। डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912 से 2000 तक। तो ये होंगे केदारनाथ अग्रवाल जो कि प्रगतिवादी से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? तो यहाँ भी आपको असंगत ही बताना है। तो देख लेते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 में E.M. फास्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। तो ये सही है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1938 में हुई थी। तो ये भी सही है।
भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लखनऊ में किया था, तो ये भी सही है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ जो है वो 1948 ईस्वी से माना जाता है, जो कि सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत, यहाँ भी असंगत ही देखना है, तो देख लेते हैं। यामा पर महादेवी वर्मा को सन 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, सही है। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को सन 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था, तो सही है। सन 1982 में यामा के लिए महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य संकलन अपलक और क्वाशी प्रगतिवादी भाव बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये आपका गलत होगा, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को देखना है, तो देख लेते हैं। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्य में रचना है, तो बिल्कुल सही है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है, किसे, तो उर्वशी को, ध्यान रखना है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है कि महादेवी प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है, तो बिल्कुल नहीं है। इस महाकाव्य की प्रधान पात्र श्रद्धा है और काम की पुत्री है होने के कारण इसका दूसरा नाम कामायनी, तो ये तो सही है, लेकिन ये महादेवी वर्मा जी का नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन। कामायनी 1935 में 15 सर्ग है, तो सर्गों को आपको ध्यान रखना है। ये सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ऐसे ही ऑप्शन रखे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो सब्जेक्टिव है, जो महत्वपूर्ण है, वो भी तैयार हो जाना है। डी ऑप्शन है कि कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोगत और उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। घटनाओं का चयन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण से किया गया है, तो काफ़ी पूछी जाती है, तो ध्यान में रखना है इसे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, तो यहाँ भी असंगत ही देखना है आपको, तो देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी आदिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है, तो ये आपका नहीं माना है, तो गलत हो जाएगा। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य केशव दास हैं। केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी पड़ी, तो ये शुक्ल जी के बुक में आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली, तो ये भी शुक्ल जी के बुक से ही है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को ही माना है, तो ये सही है, यानी कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 43 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ देखते हैं। भ्रमर गीत शूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में शूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है, तो ये किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कोटेशन है। अगला है 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में असंगत आपको चुनना है, तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह का है, तो ये तीनों ग्रंथ को ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, तो यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला, तो किसके प्रयत्नों में, तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय।
आगे है कि सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा ना तो शासकों की मातृभाषा है और ना प्रजा की। तो यह कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन है। तो ये जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से नाम से मिल ना सके, यह विडंबना है जीवन की। तो ये किसकी है? तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, काफ़ी पूछी जाती है तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की है। अगला है और आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक तो यही ऑप्शन में आ जाएंगे, लल्लू लाल जी हैं। तो इस तरह जो देखे 50 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और यहाँ से प्रश्न ऐसे तैयार किए हैं मैंने जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जा रही है। तो इसे बिल्कुल पूरी वीडियो को देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ें।